अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में। आप जैसे कि जानते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत का एक अहम हिस्सा है और ये एक अहम हिस्सा होने के साथ साथ पाकिस्तानी ग़ज़ाई ज़रूरियात भी पूरी करता है। हम जानेंगे कि हज़ारों किसान जैसे कि इस पर इन्हसार करते हैं, तो ये किसानों को और काश्तकारों को कैसे फ़ायदा दे रहा है और इसमें एडवांसमेंट्स जो हुई हैं टेक्नोलॉजिकली नए ट्रेंड्स जो मुतारिफ़ करवाए गए हैं वो किस कदर कारआमद साबित हो रहे हैं। मेरे साथ है मोहम्मद बुखारी, ही इज़ द CEO एंड को फाउंडर ऑफ एन एग्रीटेक स्टार्टअप। इनसे बात करेंगे कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, ये टेक्नोलॉजीज किस कदर हमें हेल्प आउट कर रही है और फ्यूचर इसका क्या है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक पैकेज। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी दुनिया भर में ज़राई कारोबार में टेक्नोलॉजी का इंतहाई अहम किरदार है। इससे किसानों को ज़राई कारोबार को मुअस्सर अंदाज से चलाने में मदद मिलती है। ज़राई पैदावार का मयार भी यकीनन बेहतर होता है। ज़राई टेक्नोलॉजी माहौलियाती असरात को कम करने में मददगार है। यही टेक्नोलॉजी किसानों की ज़राई शोबे में रहनुमाई भी करती है। ज़राई तरक्की में बायोटेक्नोलॉजी का भी कलीदी किरदार है। इससे ज़राई पैदावार के मयार और मिक़दार में इजाफा होता है। एंटरप्रेन्योर को भी ज़राई टेक्नोलॉजी से खातिर खा फायदा हो रहा है। वो इन नित नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टार्टअप्स भी तश्कील दे सकते हैं। ज़राई टेक्नोलॉजी आज के जदीद दौर की अहम ज़रूरत है, जो किसानों की जिंदगी को न सिर्फ आसान बनाती है बल्कि फसलों की पैदावार में इजाफे का बायस भी बनती है। जी नाजरीन, आपने देखा कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट्स हुई हैं और ग्लोबली इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। जानते हैं मज़ीद अपने गेस्ट से। मोहम्मद, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद, ये बताइए कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या है और इसमें टेक्नोलॉजिकली किस कदर एडवांसमेंट्स हुई हैं और ये फार्मर्स को कैसे बेनिफिट कर रहा है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एक फार्मर के या आप कह सकते हैं काश्तकार के लिए बीज से लेके उनकी काश्त तक उनकी मदद करती है। सीड बीज के टेक्नोलॉजी यानी कि किस तरीके से बीज को ब्रीड किया जाता है और जो नए हाइब्रिड सीड्स या ऐसे सीड्स या ऐसे बीज क्रिएट किए जाते हैं जो डिजीज़ से और पेस्ट से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। वहाँ से लेके आप फार्म के ऊपर आते हैं। फार्म के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ अब आ गई हैं। सैटेलाइट्स के थ्रू फार्म को मॉनिटर किया जाता है। आपको फार्मर को एग्जैक्टली पता होता है कि किस टाइम पे उसने पानी लगाना है, किस टाइम पे उसने खाद डालनी है, किस क्वांटिटी में, किस मिकदार में खाद डालनी है, कब वो फसल तैयार है, पक गई है और उसको एक्चुअली काट लेना चाहिए। और इन टेक्नोलॉजीज़ में जो क्लाइमेट है उसका भी एक एंगल होता है। जिस तरह वेदर की इंफॉर्मेशन दी जाए फार्मर को ताकि उसको पता हो कि वेदर के साथ किस तरीके से उसने अपने एक्शन चेंज करने हैं। और इसके साथ साथ मैकेनाइजेशन की टेक्नोलॉजीज़ भी होती हैं। जैसे आपके पास सही मशीनरी हो जिससे आप प्लांट करें, सही मशीनरी हो जिसके साथ आप स्प्रे करें, या सही मशीनरी हो जिसके साथ आप काश्त करें। और आजकल जो सबसे नया मौजू है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में वो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर का है। कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से सस्टेनेबली आप अपनी फसल को उगाएं ताकि उसमें केमिकल्स या आप कह लें जहर डालने का ज़रूरत ना पड़े और एक्चुअली वो एक नेचुरल तरीके से ग्रो। बिल्कुल, आपका मतलब है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर था पहले से काम तो जारी था, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी स्मार्ट हो गई हैं और स्मार्टर वे में अब उसको किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी हमें इसमें हेल्प आउट कर रही है। तो अपार्ट फ्रॉम ड्रोन और आपने सैटेलाइट का भी जिक्र किया, और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ़ करवाई गई हैं या एग्जिस्टिंग अभी करंट सिचुएशन में यूज़ हो रही हैं। IoT सेंसर्स भी ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो दुनिया अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ हो रही है। इसमें इरिगेशन की टेक्नोलॉजी होती है कि आप सेंसर लगाएं और वो आपको सॉइल के मॉइस्चर का बता देते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपको सॉइल के बारे में या आपकी क्लाइमेट के बारे में बहुत लोकलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो करीब एरिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो IoT का भी इसके अंदर काफ़ी ताल्लुक है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताइए कि किस कदर इन्वॉल्व्ड है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ में। अ, मेरे हिसाब से जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर के अंदर। इसमें हम लोग पाकिस्तान में भी काफ़ी काम कर रहे हैं और दुनिया भर में भी काफ़ी काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का को एक्यूरेट बनाने के लिए एक ह्यूमन को या इंसान को इन द लूप रखना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया जाता है यस, और उसके लिए डेटा बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। सो अगर आपके पास डेटा अवेलेबल हो तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एक्यूरेट और बहुत यूज़फुल हो जाता है। यस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ डेटा जनरेशन और डेटा क्रिएट करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ़ायदेमंद बनाने के लिए। काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, जी तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इसका कितना रोल है? देखें जी, अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड से बाहर जाके फर्स्ट वर्ल्ड को देखें तो वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ रोज़ाना मल्टीपल दफ़ा यूज़ हो रही हैं। थोड़े डेवलप वर्ल्ड में इस तरह के चैलेंजेस आते हैं कि इंटरनेट की एक्सेस नहीं होती। अब मैं खुद एक फार्मर हूँ, हमारे एरिया के अंदर अगर आप यू नो इलाके में चले जाएँ तो वहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं मिलती। तो उधर आपको व्हाट्सएप ज़रूर अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन नहीं चला सकते। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि वो किसान के लिए या किसी एक फ़र्द के लिए यूज़फुल हो। यूज़फुल हो, जी, बिल्कुल। तो डिजिटलाइजेशन उस हद तक मेरे ख़्याल है बहुत अच्छा चलती है जहाँ पे ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। डिजिटलाइजेशन की आपने बात की थी कि कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी मोबाइल ऐप्स मुतारिफ़ करवाई गई हैं जिनसे फार्मर्स को भी बहुत इजी एक्सेस मिलता है और आम सिटीज़न को भी मतलब वो इजीली अपने स्मार्टफोन से देख सकते हैं कि क्या चल रहा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। उसके बारे में कुछ बताइए। जी, बिल्कुल ऐसी बेशुमार ऐप्स अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में, और एक्चुअली अब पाकिस्तान में भी इस तरह की एप्लीकेशंस अवेलेबल होनी शुरू हो गई हैं जिसमें एक किसान वेदर की इंफॉर्मेशन उनके हाथ में होती है। इसी तरह अ, जो सीड्स हैं या जो वो अपना माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसकी यस, इंफॉर्मेशन, उनके रेट्स उनके पास अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल। और इसी अब तो ऑनलाइन कल्चर है, तो आई गेस उनको ऑनलाइन डिलीवरीज और मार्केट में बेचना वो भी आसान हो गया है। जी बिल्कुल, डीलरशिप्स भी अब एप्लीकेशंस के ऊपर आ रही हैं, यानी कि एक किसान को अपने फार्म के लिए जो भी इनपुट्स की ज़रूरत है, वो सीड्स हों, वो फर्टिलाइज़र हो, वो पेस्टिसाइड हो, वो खाद हो, कोई ऐसी चीज़, वो भी उनको अब एप्लीकेशंस के ऊपर अवेलेबल है। इंटरनेट की मैंने पहले बात की थी, एक्चुअली ये भी एक चीज़ है कि अब एप्लीकेशंस ऐसी भी आ गई हैं जो ऑफलाइन चलती हैं। तो हमारी फार्मदार की खुद एक एप्लीकेशन है जो ओके, ऐसी है। जी तो दैट वुड बी रियली गुड कि उन रिमोट एरियाज़ में उन लोगों को काम आ सकती हैं ये चीज़ें। जी आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा चीज़ें स्मार्ट हो गई हैं, अब तो क्रॉप्स की हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, मयारी बना सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का हमेशा से इसमें बहुत बड़ा किरदार रहा है जी और यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से क्रॉप्स की यील्ड को हम बेहतर कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी वाले क्रॉप्स उगा सकते हैं। इसके बारे में बताइए कि ये किस कदर इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर? जी, बिल्कुल। अब आपकी जो लीडिंग कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सारे बायो फर्टिलाइज़र्स और बायो स्टिमुलेंट्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है जिससे राइट। एक किसान की पैदावार को काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। आपने चैलेंजेस की बात की, तो चैलेंजेस कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आ जाती है और हम लोग उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, बट लेकिन हम हमारे अंदर एक नेचर है कि हम उसको उस तरह से फर्स्ट हैंड एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको हमें ज़रूरत है ओवरकम करने की? जी, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा चैलेंज है, और आप कह सकती हैं कि उसका इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा हो सकता है, वो है कि रूरल इंटरनेट एक्सेस। राइट। रूरल इंटरनेट एक्सेस अभी काफ़ी लिमिटेड है हुँ, पाकिस्तान के अंदर। हुँ। उस चीज़ से ये होगा कि आप फार्मर को ऑटोमेटिकली इनेबल कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। वो ना सिर्फ डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ जा सकते हैं, मगर एक्चुअली
वो IoT का यूज़ कर सकते हैं सही सही तरीके से। इसी तरीके से सैटेलाइट्स और ड्रोन्स और जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, उनकी एक्सेस भी उनके लिए बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, हम लोग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत जारी रखेंगे। नाजरीन, हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में। मोहम्मद, हम लोगों ने बात की कि एग्रीकल्चर काफ़ी स्मार्ट हो गया है, लेकिन हम लोगों को एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, और जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका एक मेन एस्पेक्ट ये होता है कि वो क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सो एग्रीकल्चर की जो जितनी भी आपने टेक्नोलॉजीज़ की बात की, क्लाइमेट को किस तरह से ये प्रोटेक्ट कर रही हैं और कंजर्व किस तरह से किया जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्लाइमेट और एग्रीकल्चर का रिलेशनशिप है। एग्रीकल्चर एक एमिशंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर आता है। तो एक्चुअली प्रिसीजन एग्रीकल्चर के थ्रू आप एग्रीकल्चर का क्लाइमेट इम्पैक्ट बहुत लिमिट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में जब पानी लगाया जाता है, 90% से ज़्यादा लोग जो एक फसल को पानी लगाते हैं वो फसल में खुला पानी छोड़ते हैं। यस, और इस वक्त जैसे कि हम जानते हैं कि पानी के चैलेंज से भी हमें दो चार होना पड़ रहा है, और ये एक बहुत ही अलार्मिंग इशू है। बिल्कुल ऐसे ही जी। और प्रिसीजन एग्रीकल्चर के थ्रू आप इस चीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो पानी का यूज़ एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है यूजिंग प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, स्पेशली सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी। राइट। और इसी तरह आप जब खाद या कोई भी इनपुट ज़मीन के अंदर डाल रहे हैं तो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी आपको बता सकती है कि किन एरियाज़ में आपको किस मिकदार में खाद डालनी चाहिए, किन एरियाज़ में एक्चुअली आपको खाद डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो इस वजह से होता है कि हो सकता है आपकी कार्बन लेवल्स वहाँ पे कम है और आपने ऑर्गेनिक मटेरियल डालना है उस एरिया के अंदर, अगर आप खाद डालेंगे तो आप वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की क्लाइमेट इम्पैक्ट से बचत हो सकती है यूजिंग। बिल्कुल, इस तरह हम काफ़ी अपनी रिसोर्सेज की बचत कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने पूछना था कि बिजली क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है आजकल, और हम लोग वो कंट्रीज़ में से हैं जहाँ पे सबसे महंगी बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, तो हम रीन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर आ गए हैं। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रीन्यूएबल सोर्सेज इस्तेमाल की जा रही हैं ताकि हम बिजली को कंजर्व कर सकें? जी, ट्यूबवेल सोलर के ऊपर जा रही हैं। आई थिंक कि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक पुश हो सकता है। आई थिंक इस चीज़ को काफ़ी हद तक पुश किया जा सकता है, बिकॉज़ हमारा क्लाइमेट सोलर के लिए काफ़ी कंड्यूसिव भी है। लेकिन बिजली अगर आप देखें कि एक किसान बिजली किस लिए यूज़ करता है, उसमें पानी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ट्यूबवेल को चलाने के लिए। हाँ जी। तो अगर ट्यूबवेल का यूज़ कम किया जा सकता है तो आप ऑटोमेटिकली बिजली भी बचा सकते हैं।